तो बच्चों आज हम लोग शुरू करेंगे वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। यूनिट नंबर 6, चैप्टर नंबर 1, यूनिट 6 का, या ये कह सकते हैं सेमेस्टर 2 का चैप्टर नंबर 1, हाइगन्स प्रिंसिपल। नेम ऑफ द चैप्टर, फर्स्ट टॉपिक इज फेज। फेज मीन्स होता है बच्चों एंगल, थीटा से या फाई से लिखते हैं। एक लाइन की डेफिनेशन है, लिखे a physical quantity which represents position and direction of motion of an oscillating particle at any instant is called phase. Suppose any object performing uniform circular motion, I just divided this circular motion in 4 quadrants. Suppose at time t equal to 0, it starts its motion from this point P dash. After certain time t, it reach at point P. This radius vector moved through angle theta from its initial position. So this theta is called phase. एंगल का ही दूसरा नाम क्या बच्चों? फेज। दिस थीटा इज कॉल्ड फेज। क्यों? थीटा 0 है तो ये पार्टिकल यहाँ होगा ना। थीटा 90 आ जाओ, थीटा 90 पर पार्टिकल यहाँ होगा। बोलो जल्दी बोलो। थीटा 90 डिग्री पर पार्टिकल यहाँ पर होगा ना बच्चों, और थीटा 180 पर पार्टिकल यहाँ, थीटा 270 पर पार्टिकल यहाँ, और थीटा 360 पर पार्टिकल फिर से वही ना। बोलो बच्चों। तो थीटा इस पार्टिकल पी की पोजीशन को बता रहा है ना। बोलो 30 पर कहीं यहाँ होगा, 45 पर कहीं यहाँ होगा, बोलो 90 पर यहाँ होगा। तो दिस थीटा रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल पी। ऑसिलेटिंग पार्टिकल यही तो है यहाँ पे, बोलो ठीक। और ये डायरेक्शन ऑफ मोशन भी बता रहा है। क्यों? थीटा पॉजिटिव है तो मोशन एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। बोलो थीटा नेगेटिव है तो मोशन क्लॉकवाइज लेंगे। अभी तो पॉजिटिव ही दिखाऊंगा मैं, क्योंकि हमने क्लॉकवाइज मोशन को रिप्रेजेंट किया है। बोले बच्चों। तो अब डेफिनेशन पढ़िए। अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच रिप्रेजेंट्स पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड फेज। समझ में आ गया ना? वन मोर थिंग, यहाँ पर फेज 0 है ना, यहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ तो बोलो, बोलिए। ऐसे रेडियस वेक्टर मोशन यहाँ से स्टार्ट किया तो फेज 0 है। यहाँ पर घूम के आ गया 360 डिग्री के बाद, बोलिए, तो एंगल 2 पाई हो गया ना, या 360 डिग्री। तो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई मीन्स वी कैन से इवन मल्टीपल ऑफ पाई को सेम फेज कह सकते हैं ना। बोलो। तो याद रखना आप लोग, all even multiple of pi angles are taken as same phase। बोलो। अच्छा 180 डिग्री हो तो पाई रेडियन बनेगा ना, अपोजिट हो, एक यहाँ से यहाँ तक ले लो तो 180 डिग्री एंगल है ना। बोलो। तो पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 1 कैन से ऑड मल्टीपल ऑफ पाई इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अपोजिट फेज। नहीं बोलो, याद रहेगा। बोलिए ठीक। तो आई थिंक सबको फेज समझ में आ गया क्या होता है। बोलिए। फेज और एंगल एक ही बात है ना। थोड़ा एंगल का ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव फेज है, क्लियर है ना। बोलो। तो कोई बहुत नई चीज नहीं है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट, वेव फ्रंट।
wave front. Locus of all such particles, locus of all such particles which are vibrating, which are vibrating in the same phase of oscillation is called wave front. Locus of all such particles which are vibrating in the same phase of oscillation is called wave front. सुन लिया? बोलो बच्चों. और if we draw a surface, एक और definition है. If we draw a surface in such a way that all the particles on that surface are in the same phase of oscillation, same phase of oscillation, then that surface is called wave front. wave front को WF लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है? कई बार बोल चुका हूँ, तो wave front को शॉर्ट में WF लिख दिया. समझते हैं wave front क्या होता है. ध्यान से देखिए wave front. बेटा दिख रहा है ना? यहाँ पर ये पोर्शन दिख रहा है? हाँ, देखिए मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट सोर्स बनाइएगा नहीं, एक डायग्राम शुरुआत में बनाऊंगा, इसको बनाइएगा नहीं, ठीक. समझने के लिए आगे इसको इरेज करके दूसरा डायग्राम बनाऊंगा, उसको बनाइएगा. मान लो हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है. इस पेन का टिप दिमाग में रखिए कि एक पॉइंट सोर्स है. यहाँ से वेव हर तरफ प्रोपगेट हो रही है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, 3D में हर जगह हमारी तरफ भी. बोलो ठीक. यहाँ पर व्हाइट बोर्ड के प्लेन पर, ठीक है, हम केवल एक प्लेन में दिखा सकते हैं, पर यहाँ पर स्पेस में तो 3D में हर जगह वेव प्रोपगेट हो रही है रियल में. एक वेव इधर भी जा रही होगी लाइक दिस, एक वेव इधर भी जा रही होगी लाइक दिस, इधर भी जा रही होगी और इधर भी जा रही होगी. बोलो बच्चों, वेव हम लोग बनाएंगे नहीं, हम लोग रे बनाया करेंगे. इसको रे बोलते हैं. रे बेसिकली होता क्या है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव को रे कहते हैं. सुन लिया आपने क्या बोला मैंने? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज कॉल्ड रे. तो लिख भी दे रहा हूं मैं. रे क्या है बेसिकली, आप भी लिख लीजिए अपनी कॉपी में. डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज कॉल्ड रे. बोलो बच्चों, सुनते रहिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से. ये पार्टिकल का फेज 0 है. एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, इसका फेज 2 पाई हो गया ना. अभी बताया था ना कि एक ऑसिलेशन के पास 2 पाई एंगल मूव कर देते हैं हम. बोलो, तो 2 पाई हो गया इस पॉइंट का फेज. क्यों बच्चों? इसका भी तो 2 पाई हो गया ना, इसका भी तो 2 पाई हो गया ना. बोलो बच्चों, इसका भी फेज तो 2 पाई हो गया. तो अगर इनको ज्वाइन करें तो 2D में तो सर्किल बनना, तो 3D में तो स्क्वायर बनेगा ना. बनाना नहीं इस डायग्राम, जो मैं कहूँ उतना ही लिखा करो. फालतू की चीजें लिखने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना. इतने सालों से पढ़ाते पढ़ाते एग्जैक्टली दिमाग में है कि क्या क्या पूछा गया है, ठीक है ना. क्योंकि बोर्ड का पेपर आप अगर पढ़ोगे ना, बहुत मेहनत करोगे, तो कितने बार पढ़ोगे? एक पेपर सिंगल बोर्ड का मिले तो कितने बार पढ़ोगे? 10-12 बार. हम लोग बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं, 300 बार पढ़ते हैं इस पेपर. सुन लिया ना,
400 बार पढ़ना पड़ता है, जितनी ज़्यादा कॉपी चेक करने को मिले, ठीक ना। कभी 120 ही खाली चेक करने को मिलती हैं, कभी टीचर्स नहीं आते तो ज़्यादा चेक करते हैं, तो वो पेपर मल्टीपल टाइम पढ़ना पड़ता है, चाहे वो कॉपी के आंसर के माध्यम से पढ़ें, चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ें, ठीक। तो हर चीज़ दिमाग में इतने सालों से बैठ गई है कि हमें एग्जैक्टली लिखवाना क्या है, तो अननेसेसरी फालतू चीज़ें सुन करके मत लिखा दो, ठीक है ना। वो टीचर्स जो फॉर्मेलिटी पढ़ाते हैं केवल बोर्ड की तरफ मुंह करके, ठीक है ना, I1 में, ठीक है, जब सीनियर क्लास में जाना तो ऐसे मिलेंगे आपको, यूनिवर्सिटी में, इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको मिलेंगे, ठीक है ना, उनको जल्दी जल्दी पूरा करना रहता है, ठीक। तो वहाँ पर जो बोलते रहे लिखते रहो, बाद में तुम्हें खुद ही पता चलेगा क्या लिखना था क्या नहीं लिखना था, ठीक है ना, वो क्वेश्चन करते करते। लेकिन अभी जितना मैं लिखवाता हूँ उतना लिखा था, ठीक। मैंने बोला इसको नहीं लिखना तो मत लिखो। ये सारे पार्टिकल सेम फेज में है ना, बोलो। इनको ज्वाइन करते हुए 3D में अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे सर्किल बनेगा, पर 2D में सरफेस ड्रॉ करेंगे स्पेयर बनेगा, नहीं बनेगा 3D में, बोलो। तो स्पेरिकल वेव फ्रंट बन जाएगा ना, तो पॉइंट सोर्स के लिए स्पेरिकल वेव फ्रंट बनता है, ठीक। 3D को वाला रियलाइज करिए यार, बोलो। तो बनाना क्या है डायग्राम में आपको, ठीक। आई थिंक ये लाइन तो लिख लिया होगा हमने। 3D में बनाना कैसे है, आप एक पॉइंट सोर्स बनाएंगे, बनाना सब कुछ व्हाइट बोर्ड पर ही, मुझे आप लोगों को अपने कॉपी में बनाना, वो भी प्लेन में ही है, पर रियलाइज करेंगे कि ये हमने पॉइंट सोर्स बनाया और हम एक स्फीयर बनाएंगे, लिख देंगे स्फेरिकल वेव फ्रंट। कैसा वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो ये रे बनाया करेंगे, रे क्या बताता बच्चों, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव बताता, बोलिए हाँ या ना, बोलिए। तो ये हमारा रे हो गया, और ये रे या डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव फ्रंट के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, टेंजेंट ड्रॉ करके देख लो। तो एक लाइन लिखे अपनी कॉपी में, फॉर अ पॉइंट सोर्स द शेप ऑफ वेव फ्रंट इज स्फेरिकल। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फॉर अ पॉइंट सोर्स, नंबर 1 डाल के लिखना, फॉर अ पॉइंट सोर्स द शेप ऑफ वेव फ्रंट इज spherical. For a point source, the shape of wavefront is spherical. आगे लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट लिखिए, अब एक्सप्लेन भी करेंगे। फॉर अ लाइन सोर्स द शेप ऑफ वेवफ्रंट इज, वेवफ्रंट को शॉर्ट में WF लिख दिया है ना, इज कैसा होगा बताओ, लाइन सोर्स के लिए कैसा होना चाहिए, सिलिंड्रिकल। लाइन सोर्स से इक्वल डिस्टेंस के पॉइंट का लोकस ड्रॉ करो ना, बोलो। तो ये लाइन सोर्स है, इक्वल डिस्टेंस, ये ऐसा सिलेंडर बनेगा ना, बोलिए। तो फॉर अ लाइन सोर्स द शेप ऑफ वेव फ्रंट इज सिलेंड्रिकल, ठीक है बच्चों। थर्ड पॉइंट लिखो, अभी एक्सप्लेन करूंगा, थर्ड पॉइंट पहले लिख लो। इफ सोर्स इज फार अवे, इफ सोर्स इज फार अवे from the point of observation, from the point of observation, then wavefront is approx plane, approx plane, then wavefront is approx plane. देखो, अर्थ स्पेरिकल है ना, जानते हो ना, यहाँ से अपने घर जाते हो, कभी लगता है तुम स्पेयर पर चढ़ रहे हो, उतर रहे हो, तो बहुत बड़ी है ना, एक छोटा सा पोर्शन देखने में कैसा लगता है, प्लेन लगता है ना। तो मान लो अर्थ के सेंटर पर हम एक पॉइंट सोर्स क्रिएट करें, तो उसका वेव फ्रंट बनाएं इस सरफेस के ऊपर, तो अर्थ के बराबर बनेगा ना,
तो उसका कोई भी पोर्शन लेंगे तो कैसे दिखेगा, प्लेन ही दिखेगा ना। तो प्लेन वेव फ्रंट भी बनाते हैं और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट भी बनाना है ना, दोनों वेव फ्रंट बनाते हैं। आई थिंक ये तो बना ही लिया होगा आपने, रेज कर दो ना इसको। देखिए लाइन सोर्स ये हो गया और ये हमारा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बन गया। रे हमेशा वेव फ्रंट के नॉर्मल जाती है, ये रे हो गई। तो ये हो गया हमारा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। बोलो अच्छा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट कुछ ऐसे बनेंगे, दो दो बना दे रहे हैं। ये देखो एक प्लेन वेव फ्रंट, ये दूसरा प्लेन वेव फ्रंट यहीं पर, और ये हमेशा इसके परपेंडिकुलर। तो ये हो गया हमारे प्लेन वेव फ्रंट्स। ठीक है बच्चों, बना लीजिए सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट एंड प्लेन वेव फ्रंट। Cylindrical and plane wave fronts. नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, रेज कर दो मैं इसको ना। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, हाइगन्स प्रिंसिपल। नहीं, एक नोट लिखिए पहले, नोट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट अबाउट दिस चैप्टर। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव ऑब्लिक रे is always perpendicular to wavefront। perpendicular पढ़ो इसको, perpendicular to wavefront। direction of propagation of wave oblique ray is always perpendicular to wavefront। perpendicular to wavefront लिख लिया। नेक्स्ट लिखिए हाइगन्स प्रिंसिपल। नेक्स्ट टॉपिक इज हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स प्रिंसिपल बहुत सारे बुक राइटर ने अपनी बुक में 2 पॉइंट्स लिखे हैं, कुछ लोगों ने 3 पॉइंट लिखे हैं। जिन्होंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं उन्होंने 1 पॉइंट डेफिनेशन ऑफ वेव फ्रंट को ही लिख दिया है। तो हम भी 3 पॉइंट बना देते हैं इसमें, है ना। एक मेन 2 ही पॉइंट्स हैं, 1 पॉइंट डेफिनेशन ऑफ वेव फ्रंट बना दे रहा हूँ, 2 पॉइंट जो इनके मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। तो लिखिए पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, if we draw a surface in such a way that all the particles on that surface are in the same phase of oscillation, all the particles on that surface are in the same phase of oscillation, then that surface is called wavefront। then that surface is called wavefront। बोलो बच्चों,
ठीक। तो पॉइंट सोर्स के लिए वेवफ्रंट कैसा बताया था? स्फेरिकल। गुड। लाइन सोर्स के लिए? और सोर्स बहुत दूर हो तो प्लेन। और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव को क्या बोलते हैं? रे। किधर होता है वो? परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। ठीक है ना? गुड। तो अगर फोकस्ड होके सुनोगे ना तो 90% चीजें आपको क्लास में याद हो जाएंगी। ये सब चैप्टर ऐसे हैं, आसान चैप्टर है ना। हाइगन्स प्रिंसिपल का पहला पॉइंट आपने लिख लिया। सेकेंड पॉइंट लिखिए, ईच पार्टिकल ऑन द वेव फ्रंट acts like a source. Each particle on the wavefront acts like a source, produces secondary wavelets. Each particle on the wavefront acts like a source. ACTS acts, behave करता है। behave लिख सकते हो। Each particle on the wavefront behave like a source, या act like a source, produces secondary wavelets. Produces secondary wavelets. Wavelets, WAVELETS, which propagate in the medium. Which propagate in the medium in the same manner as the primary wave, which propagate in the medium in the same manner as the primary wave. तो क्या बोला मैंने? Each particle on the wave front acts like a source. सुन लिया? Produces secondary wavelets which propagate in the medium in the same manner as the primary wave. सुन लिया? ठीक। मैं समझाता हूँ, पहले एक मिनट वर्ड समझा दूँ। दूसरा पॉइंट क्या बताया मैंने? इनवेलप ड्रॉन। तीसरा पॉइंट लिखवाया? तीसरा पॉइंट लिखिए, envelope drawn on the surface of secondary wavelets. Envelope drawn on the surface of secondary wavelets give the new position of wavefront. Envelope drawn on the surface of secondary wavelets gives the new position of wavefront. Envelope drawn on the surface of secondary wavelets give the new position of wavefront. लिखा आपने? बोलिए, समझिए। हाइगन ने बताया कि हाउ डज वेव प्रोपगेट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। ठीक। मैंने आप लोगों को इसके पहले चैप्टर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ाया था उसमें बताया था ना कि एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। बोलो, तो हम कह सकते हैं कि एक मूविंग चार्ज पार्टिकल, ठीक, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग क्या नाम दिए थे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बोलो, ठीक। तो वहाँ पर प्रोडक्शन की बात भी हुई थी और थोड़ा सा प्रोपगेशन की भी बात हुई थी। बोलो, इन्होंने इन जनरल एक कॉन्सेप्ट दिया कि हाउ डज वेव प्रोपगेट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। किन्होंने? हाइगन ने। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ तो आपको एग्जैक्टली वही फ्रिक्वेंसी सुनाई पड़ रही है ना जो मैं बोल रहा हूँ। अब कुछ लोग इधर बैठे हैं, कुछ लोग इधर बैठे हैं, कुछ लोग इधर बैठे हैं, सबके कान में घुस घुस के तो नहीं बोल रहा हूँ ना मैं इस समय। बोलो, एक जगह से साउंड क्रिएट कर रहा हूँ, प्रोड्यूस कर रहा हूँ, लेकिन सबको वही आवाज़ सुनाई पड़ रही है जो मैंने यहाँ से प्रोड्यूस किया है। आपको लता मंगेशकर की आवाज़ आ रही है?
आपको किशोर कुमार की आवाज़ आ रही है, आपको गाय बैल बकरी की आवाज़ आ रही है, सबको एग्जैक्टली वही फ्रिक्वेंसी सुनाई पड़ रही है। मैं बोल रहा हूँ, नहीं बोलो, पहचानते भी उसको, रोज़ वही आवाज़ आती है। लेकिन आपके कान के में घुस के तो नहीं बोल रहा हूँ ना मैं, तो आपके कान के पास जो पार्टिकल है वो वही साउंड प्रोड्यूस कर रहा है ना जो मैंने बोला है। बोलो, तो यही बोल दिया इन्होंने, थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से बोला कि जैसे मान लो ये एक पॉइंट सोर्स है, तो ये एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा ना। इस स्फेरिकल वेव फ्रंट का हर एक पार्टिकल खुद कैसा बिहेव करता है, सोर्स जैसा। बोलो, अगर ये लता मंगेशकर है तो ये भी लता मंगेशकर जैसा ही गाएगा, अगर ये किशोर कुमार है तो भी किशोर कुमार जैसा ही गाएगा, नहीं आएगा। बोलो, तो each particle on the wavefront act like a source produces secondary wavelets. They will also produce waves. Why? They are behaving like source. So whatever wave produced by these particles are called secondary wavelets. Nothing else. So source produce जो करता है वो प्राइमरी वेव हो गया, आगे जो पार्टिकल प्रोड्यूस करेंगे सबको सेकेंडरी वेवलेट्स कहेंगे। बहुत सारी ये वेवलेट्स कहेंगे। मान लो जिस टाइम पर हमने इनका वेव फ्रंट ये ड्रॉ करने के बाद सबके इक्वल टाइम के बाद सबके इंडिविजुअल वेव फ्रंट बना दिए तो सबका रेडियस इक्वल आएगा। बोलो, इक्वल टाइम के बाद बोलो, और सबके रेडियस की वैल्यू c × t हो जाएगी। होता है ना, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी × टाइम, वेलोसिटी ऑफ लाइट c। अब ये एक वेव फ्रंट है जिसके सारे पार्टिकल आपस में सेम फेज में होंगे। ये भी एक वेव फ्रंट है तो इसके भी सारे पार्टिकल आपस में सेम फेज में होंगे। बोलो, और इनके पेरेंट पार्टिकल सेम फेज में हैं तो ये डॉटर पार्टिकल भी सेम फेज में होंगे। इनको ज्वाइन करते हुए अगर कवरिंग सरफेस ड्रॉ करो तो एक नया वेव फ्रंट बन जाएगा, पीछे भी कवरिंग सरफेस ड्रॉ करो तो नया वेव फ्रंट बन जाएगा। अब इस नए वेव फ्रंट के जितने पार्टिकल हैं खुद सेकेंडरी वेवलेट प्रोड्यूस करेंगे, फिर से एक नया वेव फ्रंट बन जाएगा, फिर सारे पार्टिकल सेकेंडरी वेवलेट प्रोड्यूस करेंगे, फिर से नया वेव फ्रंट बन जाएगा। तो इस तरह से वेव प्रोपगेट होते हुए आगे चली जाती है। वे दिखा देगा। बोलो बच्चों, आगे समझे? तो तीनों पॉइंट्स हैं इसी में, ठीक। वेव फ्रंट तो पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसमें समझाने की जरूरत है नहीं। हाइगन ने बताया कि हर एक पार्टिकल जो वेव फ्रंट पे होता है खुद सोर्स जैसा बिहेव करता है और एग्जैक्टली वही फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है जो सोर्स ने प्रोड्यूस किया होता है। किसी वेव की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज की फ्रीक्वेंसी ही है ना। बोलो, ठीक, या वेवलेंथ है उसका। बोलिए अच्छा। So each particle on the wavefront act like a source produces secondary wavelets which propagate in the medium in the same manner as the primary wave. Listen one more. Once again, the envelope drawn on the surface of secondary wavelets will give the new position of wavefront. तो ये नया wavefront बन गया ना, इसको forward wavefront कहेंगे। क्या बोले बच्चों? और पीछे वाले क्या बोलेंगे? Backward wavefront। समझ आ गया? कॉपी करिए, फटाफट नोट करिए। आगे हम में हाइगन्स प्रिंसिपल, बोलिए। रे जरूर बनाना बच्चों। इसका नाम क्या था?
क्या? डॉटर क्या था? डॉटर पार्टिकल्स। लिख लिया? बोलो चलो, बाकी अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो ठीक है। नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। वेव थ्योरी हाइगन्स प्रिंसिपल को ही कहते हैं ना। और फिर रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, ऑप्टिकल पाथ पढ़ेंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।